अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Myself, Advocate Lareb Qayyum. I am a practicing lawyer at Karachi Bar Association. I am working with PakistanLawyer.com as a researcher and litigator. It's a pleasure for me to host you all for today's session, a major issue like a domestic violence. Welcome to all the participants who are here to be a part of this awareness program organized by PakistanLawyer.com. अब ज़्यादातर ये सवाल उठता है कि PakistanLawyer.com है क्या? PakistanLawyer.com 1996 से डिफरेंट कॉजेस पर काम कर रही है, जिसमें इसका मेन कॉज जनरल पब्लिक के लिए लीगल अवेयरनेस फैलाना है। 1996 से अब तक PakistanLawyer.com ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिससे इसने जनरल पब्लिक को, लॉ स्टूडेंट्स को और फ्रेशली लॉ ग्रेजुएट्स को मुख्तलिफ तरीकों से असिस्ट किया है। PakistanLawyer.com डिफरेंट वेज से मेंबर्स को अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग, जिसमें हम टॉप 5 आर्टिकल्स को सेलेक्ट करके अचीवमेंट अवार्ड भी देते हैं। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज जिसमें हम ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन जूम सेशंस भी होते हैं। अगर आपका ऑनलाइन जूम सेशन मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड सेशन हमारे यूट्यूब चैनल से सुन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप हमारी वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। करंटली PakistanLawyer.com औरतों और बच्चों पर काम कर रहे हैं। हमारा PakistanLawyer.com का मेन फोकस औरतों और बच्चों से रिलेटेड राइट्स और उनके लॉज की अवेयरनेस देना है। उस पे हमने बहुत सारे सेशंस किए थे जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अब अवेलेबल हैं। अब इस सेशंस को फर्दर आगे बढ़ाएंगी मेरी को होस्ट साइला अब्बास। थैंक यू लारे। थैंक यू लारे। Thank you, Larry. Assalamu alaikum. I am Advocate Saila Abbas, a practicing lawyer at Karachi Bar Association. It's a truly honor for me to introduce myself as a researcher and litigator at PakistanLawyer.com. It's an immense joy as well to welcome each and every one of you to this esteemed panel discussion on domestic violence. पाकिस्तान में स्टैट्स के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा क्राइम रेट होते हैं वो विमेंस के अगेंस्ट होते हैं और इनमें बड़ी तादाद डोमेस्टिक वायलेंस केसेस की है। डोमेस्टिक वायलेंस एक मेजर इशू है तो हमारी सोसाइटी में, जिसके ऊपर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि हम इन केसेस को बढ़ते हुए देख रहे हैं, कम होता हुआ नहीं देख रहे। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस की प्रिवेंशन के पर कानूनी पहलू के ऊपर बात करेंगे हम अलॉन्ग विद अवर पैनलिस्ट, और जिसके लिए हमने अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के बहुत ही कोई कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं उनको इनवाइट किया है। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ मिस फराह खान यूसुफजई, एडवोकेट हाई कोर्ट का, जो यंग फीमेल लॉयर्स के लिए इंस्पायरेशन है। मैम फराह वन ऑफ द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स में भी शामिल हैं। मैम फराह प्रीवियसली नैब प्रोसिक्यूटर रह चुकी हैं। इसके साथ साथ करंटली ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस में एज अ सीनियर लीगल रिसर्चर काम कर रही हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन GIZ को भी डिफरेंट लीगल प्रोजेक्ट्स में असिस्ट करती हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगी सर मुशर्रफ महमूद को, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं। मिस्टर मुशर्रफ महमूद डिफरेंट लॉ कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और लॉयर होने के साथ साथ वो कंटेंट राइटर भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। अब मैं वेलकम करूंगी मिस नौरीन अख्तर का। मिस नौरीन अख्तर सोशल एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट्स के इशू पर काफ़ी बात कर चुकी हैं और लाहौर में इनका काफ़ी एक्टिव है, और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर आगे हैं कि वो वुमेन राइट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। मिस नौरीन सोशल एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ इल्मोदब एकेडमी में एज अ लेक्चरर भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। थैंक यू मैम, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी वो ये कि आप प्लीज अपने माइक जो है वो ऑफ रखिएगा थ्रू आउट दिस सेशन, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप जो है वो मैसेज पे कर सकते हैं। जो हमारी चैट अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है जूम पर, आप उसके ऊपर अपने जो क्वेश्चंस हैं वो लिखते हैं। थैंक यू। अच्छा,
हम स्टार्ट करेंगे मैम फरा से। मैम आप हमें सबसे पहले तो बताएं कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है फॉर जनरल पब्लिक, उनको कैसे समझाएंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर allowing me to participate in this discussion. Violence कोशिश की जाए तो ये ऐसा है spouse and aggressive, any kind of emotional, financial, mental to or any other uh, मैम फरा आपकी आवाज में थोड़ा इशू है, वो आप देखें। सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप मेरी आवाज अभी सबको आ रही है। हेलो। जी मैम स्टार्ट करिए। आई एम सो सॉरी, वो असल में इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवे, सो द इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, इफ वी वांट टू डिस्क्राइब domestic violence, we can say that it's a violent or aggressive behavior of any person within the domestic situation or within the domestic politics. It could be spouses, it could be parents, it could be siblings. The reason why I'm using the word spouses, parents, and sibling is that we need is people in Pakistan that domestic violence does not only mean that it is being targeted against a woman, it could be also against men. So there is financial abuse, social abuse, psychological abuse towards any spouse, which is husband and wife, that is termed as domestic violence. So ये जो है gender specific कानून या gender specific term नहीं है, it's a gender non-binary term, which means that either of the genders can be subject to domestic violence. थैंक यू मैडम। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सर मुशर्रफ से। सर आप हमें डोमेस्टिक वायलेंस के टाइप्स बता दें, डोमेस्टिक वायलेंस की कौन सी टाइप्स होती हैं, अगर आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं तो वो भी दे दें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम थैंकफुल फॉर पाकिस्तान लाइट्स कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस अहम इशू पर हम बात कर सकें। लेकिन शायद कराची में नेट का इशू है जो बार बार डिस्टरबेंस हो रही है वहाँ, लेकिन चलें जी, इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। मुख्तर टाइम में इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, तवील बात हो सकती है, और तवील बात होनी भी चाहिए। अब टाइम शार्ट है तो अगर मुख्तर में अर्ज करूं कि जब हम बात करते हैं ना वायलेंस की, तो इससे मुराद हमारी होती क्या है। वो मैं बात करी थी बड़े अच्छे अंदाज से, लेकिन नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे लेकर चलेंगे। उर्दू में जिसको हम तशद्दुद कहेंगे, इंग्लिश में वायलेंस कहेंगे, और यहाँ स्पेशली वुमेन वायलेंस के वाले से बात हो रही है, तो आमतौर पे हम समझते हैं कि वायलेंस सिर्फ जिस्मानी होता है, यानी बीट करना, मारना, टॉर्चर करना, फिजिकली बीट करना। हम आमतौर पे इसको फिजिकल वायलेंस कहते हैं, और इसी को ही वायलेंस समझ लिया जाता है। हालांकि एज आई थिंक फिजिकल वायलेंस से ज्यादा कहीं खतरनाक जो है वो इमोशनल वायलेंस होता है। देखिए किसी को वो आप अगर हिट करते हैं ना, तो एक जख्म लगेगा और शायद कुछ दिनों तक वो भर जाए, इनहेल कर जाए, लेकिन जो लफ्जों के जख्म होते हैं ना वो ज्यादा गहरे होते हैं।
अल्फाज सांस भी लेते हैं, अल्फाज जिंदा भी होते हैं, अल्फाज मरते भी हैं, अल्फाज को खुशी भी होती है, अल्फाज को दुख भी होता है। तो जब इमोशनल वायलेंस है ये ज्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ फिजिकल वायलेंस आता है। और जब हम कोर्ट्स की व्यू से बात करें कि तो अगर मार दिया, पीट दिया, मतलब आप सिंपल कह सकते हैं कि हाथ पांव तोड़ दिए, हड्डियां तोड़ दी, घर से निकाल दिया, हम उस सेंस में चले जाते हैं। आपको नजर भी आ रहा होता है फिजिकल वायलेंस, लेकिन जहां इमोशनल वायलेंस की बात है इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ये ज्यादा क्रिटिकल है खासतौर पे हमारे मुआशरे में। इसके बाद अगर आगे चले तो फाइनेंशियल वायलेंस, जो आई थिंक इस शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए हमारा मुआशरा बुनियादी तौर पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये तो हकीकत है। मर्द का काम है कमा कर लाना और औरत का काम है घर चलाना। अब इसमें बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे मुआशरे में एक्सेप्शंस को छोड़ दे, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, लेकिन अगर जनरल रूल के तौर पे बात करें तो जो वुमेन है वो इम्पावर नहीं है, वो बाइख्तियार नहीं है। दे आर टोटली डिपेंडेंट टू देयर फादर्स, देन हस्बैंड्स, एंड इन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर सन्स। तो औरत इस लिहाज से भी हमारे मुआशरे में यहाँ मजलूम है और होना नहीं चाहिए कि उस पर जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो यह मैं फिर अगेन वही अर्ज कर दूं दोबारा, यह हम आम तौर पर अगर यहाँ तो सारे लॉमैन बैठे हैं, लेकिन अगर आम आदमी से पूछा जाए कि वुमेन वायलेंस क्या है तो उसके जहन में एक ही बात आती है कि शोहर का बीवी पर तशद्दुद। हालांकि बात इससे कहीं ज्यादा है। औरत पर तशद्दुद तो मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक्सप्लेन करूं, पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाता है। अभी एक बच्ची पैदा ही नहीं हुई, इस दुनिया में ही नहीं आई तो वालिस का शिकार हो गई। किस तरह से? हमारे बड़ी आम प्रैक्टिस है, ख्वाहिश एक बाप की कि मुझे बेटा चाहिए ताकि मेरी नस्ल चले, मेरी औलाद चले। और अब मेडिकल साइंस जितनी तरक्की कर गई है और जब पता चलता है बेटा नहीं बेटी है तो यकसर रवैया चेंज हो जाता है, शोहर का, उस खातून से, उसकी सास का, उसके ससुर का। हालांकि मेडिकल साइंस में अगर आ जाएं तो बेटा या बेटी के पैदा होने में मर्द का ज्यादा किरदार होता है, औरत का किरदार नहीं होता। ब्लेम औरत को किया जाता है। तो एक बच्ची जो अभी दुनिया में ही नहीं आई और आने से पहले उसकी मां नफरत का शिकार हो गई है कि वो एक बच्ची को जन्म देने जा रही है। आप अगर मुआशरे की बात करें तो वहां तो शुरू से ही बात था बेटियों को जिंदा दरगोर करना, तो वो तो दौरे जहालियत की बात है, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। आज भी आप देखें, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मिसाल हमारे मुल्क की ही है। और खास तौर पे इंटीरियर सिंध में अंदरूनी सिंध की अगर आप बात करें या इवन अंदरूनी पंजाब की बात करें तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये वहां बहुत ज्यादा हो रहा है कि बच्चियों की शादियां नहीं की जाती। और ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं अंदरूनी सिंध में, अंदरूनी पंजाब में, कि एक बच्ची की शादी कुरान पाक से कर दी जाती है। कितनी बड़ी तौहीन इस्लाम की, कितनी बड़ी तौहीन कुरान पाक की। मकसद क्या होता है? बच्ची को वरासत में हिस्सा ना देना पड़े। तो वायलेंस तो उस बेचारी पर पैदाइश से पहले ही शुरू हो गया। जब छोटी बच्ची है तो वो नफरत का, बेटा होता है तो सब उसे प्यार मोहब्बत करें, बेटी से नहीं कर रहे। स्कूल एज में आती है तब क्या है, बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा जाता है, बेटी को नहीं भेजा जाता। घर में जब कोई चीज अच्छी बन रही हो या रूटीन में भी तो बेटों को पहले दिया जाता है, बेटियों को बाद में जाता है। हालांकि मेरे नबी पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटियों को बाइस से रहमत कराती है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटस में भी पीछे है, वो मर्द की मोहताज भी है। पहले बाप की, शादी के बाद शोहर की, बुढ़ापे में औलाद की। तो ये सारा ये उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, उसके वो एक उसमें एक एतमाद नहीं आता। तो जरूरत इस चीज की भी है जब हम एक चीज को बात कर रहे होते हैं। देखिए एक चीज का एक पहलू नहीं होता। हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, वो बात करें तो इसका एक पहलू नहीं होगा। वो शेर जहन में आ रहा है कि वक्त वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो शुरू से है, वो तो बेचारी पैदाइश से पहले ही
इस चीज का शिकार है, और जब छोटी होती है तो भी उसको डिप्राइव किया जाता है, और बड़ी है तो उसके पास उस तरह से तालीम नहीं है। और आज हम जिस ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ फॉर्मल तालीम अगर बच्ची के पास है भी सही, मैं ये भी अर्ज कर दूं, बच्ची ने मैट्रिक कर लिया, उसने इंटरमीडिएट कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, इवन मास्टर भी कर लिया, मैं कहता हूँ एमफिल भी कर लिया, मगर इस फॉर्मल एजुकेशन की वुकत क्या रह गई है? आज दौर है स्किल का। दुनिया में जितने मुल्क बढ़े हैं आगे स्किल में बढ़े हैं, तो बदकिस्मती से खवातीन या तो तालीम याफ्ता है नहीं, और अगर एजुकेटेड है भी सही तो फॉर्मल एजुकेटेड है लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। रिजल्ट क्या है? फिर वही बात कि पैदाइश से आखिर तक वो मोहताज ही रहती हैं। वैसे तो ये वायलेंस इंटरनेशनल इशू है, ग्लोबल इशू है, सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक 1/3 खवातीन वायलेंस का शिकार होती है। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, अबाउट 1/3। लेकिन बदकिस्मती से ये सारे केसेस रिपोर्टेड नहीं होते। 1/3 बहुत बड़ी तादाद है। अगर आप समझे हमारे मुल्क की आबादी 23 करोड़ अगर आप समझे, तो उसमें 1/3 भी 7-8 करोड़ तो बनते हैं। लेकिन रिपोर्टेड कितने होते हैं? नहीं होते। हमारा लॉ एंड ऑर्डर कवानीन मौजूद है जो खवातीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं है, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। सो माँ ने भी बेटी को ये सिखाया है शादी से पहले कि बेटी आपने कंप्रोमाइज करना है, और एक औरत कंप्रोमाइज ही करते चली जाती है। कहीं उसके बाप की इज्जत पे दबा ना लगे, कहीं उसकी माँ की इज्जत पे दबा ना लगे, उसकी छोटी बहनें, उनकी शादी होनी, उनका घर खराब ना हो, वो कंप्रोमाइज करती चली जाती है, जुल्म सहती चली जाती है। वो अपने खिलाफ होने वाली ज्यादतियों को बयान नहीं कर सकती। क्यों? हमारा मुआशरा ही इस तरह से है। तो इस सवाल का जवाब सिर्फ मैं शेर पे खत्म करूंगा। बेटियों के नाम, बहनों के नाम, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। बहुत शुक्रिया जी इस सवाल के लिए। जी नेक्स्ट बिल्कुल सर, हमने बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस के बढ़ता हुआ जो रुझान है, इस पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें औरत जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है इस क्राइम के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हम मैम नौरीन की तरफ चलेंगे, इनसे सवाल करेंगे कि ये जो बढ़ती हुई तादाद है, इसका मेन रीज़न क्या है और इस पे हम किस तरह से कमी ला सकते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। डोमेस्टिक वायलेंस, अच्छी बात है कि हमारे मुआशरे में इस पे बात शुरू हुई है। अदरवाइज तो यहाँ पर हमारी ये जहाँ औरत है, बेटियां हैं, अवेयरनेस ही नहीं होती है कि क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो जैसे सर मुशर्रफ ने कहा कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो है कमीशन है, उनके अकॉर्डिंग 2020 का जो सर्वे है, यहाँ पर 90% जो पाकिस्तानी वुमेन्स हैं, दे फेस डोमेस्टिक वायलेंस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कॉजेज, प्रिविलेंस एंड स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। तो 90% अगर पाकिस्तान में हम देखें तो अफेक्टेड हैं, और अब इनमें क्या है, इनमें एजुकेशनल भी हैं, इनमें इलिटरेट भी हैं, इनमें रिच भी हैं, पुअर भी हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, हर क्लास से ताल्लुक रखती हैं। ये कहा जाता है ना कि शायद ये पैसा जहाँ पे होता है, पैसा बहुत बड़ी हकीकत है, नो प्रॉब्लम। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वहां पर क्या होता है कि मेंटली टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं कि जख्म होते हैं दिनों में मुंतमिल और सदियों तक चली जाती है बात। कि जो जिस्मानी तशद्दुद है, जिस्मानी जो हिट किया होता है वो नजर आता है, लेकिन जो मेंटली टॉर्चर किया जाता है वो इंसान को मेंटली तबाह करके रख देता है। और अगर हम हमारे जिस तरह से सिंध और बलूचिस्तान ट्राइब्स हैं वहां पे चले जाएं, तो वहां पे बेटियों पे वायलेंस किया जाता है, फिजिकल वायलेंस किया जाता है। वहां पर बंदी कर दिया जाता है कि एक मर्द से अगर कोई कत्ल हो गया है तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए एक छोटी बच्ची का रिश्ता दे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि कोई कुरान पाक से निकाह कर दिया जाता है, जमीन बचाने के लिए कोई 10 साल की बच्ची को 50 साल के बापे से निकाह कर दिया जाता है, जस्ट इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ जमीनों की खातिर।
ट्राइब्स में, ये सिंध ट्राइब्स, बलोचिस्तान ट्राइब्स में होता है। और इसके मैं रीजन अगर समझती हूँ, एक औरत को जब पता हो कि उसका क्या हक है तो वो अपने हक के लिए लड़ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, एजुकेशन। एजुकेशन इज द फर्स्ट कॉज ऑफ दिस। कि अगर एजुकेशन होगी, एक बच्ची को पता होगा कि उसका हक क्या है, तो वो अपने हक के लिए उठेगी, आवाज उठाएगी। एक बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची है, फर्ज करें, उसने सबसे पहले देखा कि उसकी माँ पे जुल्म हो रहा है, उसका बाप उस पर शाउट कर रहा है, हर चीज के लिए उससे तरसा रहा है, तो वो क्या ये समझती है, वो मेंटली तौर पे ये समझती है कि शायद ऐसा ही होता है। औरत जो है लो स्टीम जिसको कहते हैं, इज्जत नफ्स उसमें कम होती है, कि ऐसा ही होता है। अब वो बच्ची है तो उसको कपड़े जो पहनाए जाते हैं वो थोड़े से लो कॉस्ट में होते हैं, बेटा जो है उसको अच्छे वाले पहनाए जाते हैं। अगर उनका एडमिशन होता है, बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजा जाता है, बेटी को हल्के स्कूल में, कि बेटे पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि उसने आगे जाके कमाना है, हमारी नस्ल आगे, जनरेशन उससे चलनी है। बट बेटी क्या है कि उसकी तो शादी हो जानी है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब वो बच्चे यहाँ पर भी वो लो स्टीम, उसको वो समझती है कि नहीं शायद यही होता है, बेटियां कमतर होती हैं। उससे आगे जब वो शादी हो जाएगी, उसका शौहर उस पर अब्यूज करेगा या उसको वायलेंस करेगा, जो भी करेगा, वो अब पहले अपनी माँ को देखती आई है तो वो यही समझेगी कि नहीं यही ठीक है, होता ऐसे ही है। इस्लाम ने औरत को क्या मुकाम दिया है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं। अगर औरत को सुपीरियर, मर्द अगर औरत से थोड़ा सा सुपीरियर है तो उसकी ड्यूटीज नहीं है। अगर वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब है वो एक बाशऊर मर्द है और वो कभी भी वायलेंस नहीं करेगा अपनी औरत पे। और अगर वो वायलेंस कर रहा है तो मीन्स के वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहा। मगर मर्द यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे ना करे, लेकिन अपनी बीवी के फराइज जरूर उसको याद होते हैं। ठीक है, बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी करे ना करे, लेकिन उसकी जो है इज्जत का बोझ बेटी के कंधों पे जरूर होता है। सेम इस तरह से भाई। तो अब ये चीज, ये औरत को अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हमारा क्या हक है, क्या हक नहीं है। इसके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकेंडली ये है, फिर अगर एजुकेशन जरूरी है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये फिर जो एजुकेटेड विमेन्स हैं वो ये डोमेस्टिक वायलेंस का क्यों, वो भी इफेक्ट होती हैं। तो क्या है, बेसिकली ये मेन डोमिनेंट हमारी सोसाइटी है। और यहाँ पर यानी मर्द चाहता है कि वो औरत को दबा के रखे, उसको ठीक है अगर उसकी अप्रोच नहीं है उसके जिस्म तक, उसकी बैक जो सपोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको मेंटली टॉर्चर जरूर करेगा। और वो मेंटली टॉर्चर वही वाली बात फिर के सदियों तक चली जाती है। बाद के घाव जो रूह पे लगे हुए जख्म होते हैं वो कभी नहीं भरते। और यही वजह है। और फिर एक माँ जो है, एक टॉर्चर, एक सहमी हुई माँ, अब वो वायलेंस किसी भी, वो फाइनेंशियली वायलेंस भी हो सकता है कि हर चीज के लिए तरसाया जाए, कभी वो मांग लेगी पैसे, कभी वो नहीं मांगेगी। वो मेंटली भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है। और एक माँ जो, वो कहते हैं मदर्स लैब इज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड, कि एक औरत जो माँ है वो पहली गोद होती है बच्चे की। अब जब माँ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, माँ में वो चीज नहीं है, तो वो जो उसमें जो पैदाइश हो रही है, वो बच्ची जो पल रही है, जो कल की माँ है, उसमें कहाँ से वो सेल्फ स्टीम आएगी, कहाँ से इज्जत नफ्स, वो कॉन्फिडेंस आएगा? तो वो क्या है, यही सारे अफराद, यही पर्सन्स मिलके एक सोसाइटी बनती है। और उस सोसाइटी में क्या होता है, फिर मेन डोमिनेंट सोसाइटी ही वो बनती है। औरत को अवेयरनेस, औरत को जब दबा के रखा जाता है तो वो थोड़ा अरसा, तो वो थोड़ा सा जो एहतजाज करेगी, लेकिन देन वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि नहीं, औरत कमतर ही है, उसको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अब हमारे मुआशरे में जितने कॉम्प्रोमाइजेस हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, वो सारी की सारी औरत के हिस्से में आती हैं। जिस तरह से माँ बाप जब बेटी को रुखसत करते हैं तो कहते हैं बेटा अब तेरी लाश ही वहां से निकले। ठीक है, अब वो जब लाश निकलने वाली बात है, उसको पता होता है कि जो भी है, मुझे वो एक दफा माँ बाप को बताएगी, 2 दफा, तो वो कहेगी कि नहीं ऐसे ही होता है। फिर हम माएँ जो है, ये आगे से अपनी बेटियों को कहती हैं कि कोई बात नहीं, औरतें ही घर जोड़ के रखती हैं। औरतों का ये सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस औरत ही के हिस्से में आते हैं। अगर वो बेटी है तो उसके भाई को अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, उसके स्कूल्स अच्छे हैं, उसको हर चीज कॉम्पनसेट किया जाता है। अब बेटी इसमें कहेगी तो वो कहेंगे वो तो बेटा है ना, तुम तो बेटी हो, कोई बात नहीं, तुम तो घर का काम भी करो, तुम तो ये इवन के भाइयों के काम करने। ऐसे ही बाप जो है, ये इज्जतों के बोझ कंधों पे, बेटियों के, बहनों के, बीवियों के कंधों पे डाल के खुद अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही वजह है सबसे पहले, कि जब तक औरत खुद को, ये जो इम्बैलेंस है ना पावर का,
कि मर्द जो है वो ताकतवर है, ठीक है। अब मर्द ताकतवर है तो वो प्रोटेक्शन भी उसको करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको यानी वायलेंस करना चाहिए या टॉर्चर करना चाहिए। अब वो बाप की शक्ल में है, वो भाई की शक्ल में है, वो मामू हो सकता है, वो ताया, कोई भी सिबलिंग्स में, अदर रिलेटिव्स में वो कोई भी हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम औरतें सबसे पहले अवेयरनेस नहीं है कि हमें कहाँ पे खड़े हो जाना है, अपने हक के लिए लड़ना है। सबसे पहले हमें पता है, एक तरफ तो हमारी ये औरत है कि उसको जितना मर्जी दबाया जाए उसने कॉम्प्रोमाइज करना है, उसने सेक्रीफाइस, उसने कुर्बान होना ही होना है। दूसरी तरफ क्या एक्सट्रीम है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी लेके चल रहे हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। हमारे इस्लाम ने हमें मियाना रवि सिखाई है कि ना उस साइड पे ना इस साइड पे, अपने फर्ज पूरे करो, अपने फर्ज पूरे करने के बाद अपने हक के लिए भी उठ खड़े हो। कि अगर मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने जगह जगह पे कुरान पाक में है कि मर्द और औरत को दोनों को बराबर बनाया गया है, मर्द सुपीरियर है अगर, तो वो इसलिए नहीं, वो इसी दुनिया की हद तक है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी ड्यूटीज हैं, उसकी वजह से। और बाकी ये नहीं है कि अमाल नामे में या किसी चीज में मर्द सिर्फ और सिर्फ मर्द होने की वजह से सुपीरियर है। तो आई थिंक सबसे पहले ये चीज है कि एक माँ को अवेयर होना चाहिए, उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए, वो अपनी बेटी में वो कॉन्फिडेंस दे और उसका बाप उसमें कॉन्फिडेंस दे। आज की बच्ची कल की माँ होती है और ये माएँ ही मिलकर ये बच्चों को जन्म देती हैं और एक ये सोसाइटी, एक ये मुआशरा बनता है। और सेकेंडली ये है कि यहाँ पर जिस तरह से बहुएं आती हैं, ठीक है, जिस तरह से सर ने बात भी की अभी कि ये प्री बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक चलता है। अगर वो बच्ची पैदा होने वाली है तो क्या है, वो सबसे पहले तो कहते हैं कि जनाब इसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाए, कि बच्चियां चाहिए ही नहीं, इतना बच्चियां हो गई हैं, पैदा हो चुकी हैं, तो उसकी मां नफरत का शिकार हो जाती है। अब वो बड़ी हो गई है तो उसको जिस तरह से बेटे का ब्रॉटअप किया जा रहा है उसका ब्रॉटअप नहीं किया जा रहा, ठीक है। वो यंग हो गई है तो उसके लिए रिश्ता क्या देखा जा रहा है कि बस ठीक है, उसके बच्ची को ये नहीं देखा जाता कि बच्ची की एज है या नहीं है, उसकी शादी कर दो बस ठीक है, खाक मारे। बेटे के लिए और उनके लेवल्स होते हैं, बेटी के लिए और लेवल्स होते हैं। फिर आगे हस्बैंड जो है, हस्बैंड, ये एक साइकिल चल रहा है। वो पहले अपने फादर पे डिपेंडेंट है, देन वो अपने ब्रदर्स पे डिपेंडेंट है, देन वो अपने हस्बैंड एंड देन सन पे। तो वही वाली बात है कि औरत का कोई घर नहीं होता, उसको ये कहा जाता है। तो जब औरत को पता लग जाए कि आ, उसके राइट्स क्या हैं, वो अपने राइट्स के लिए लड़ना सीख ले, तो फिर मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि अपनी मदद, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है तो आई थिंक एक औरत ही से आगे ये चीज चल सकती है। एंड सॉरी, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था, कैन यू रिपीट प्लीज? मैम अब आपने जो बात की है, रीजंस वगैरह आपने बताए, इसके बाद मैंने पूछा था कि इसमें कमी किस तरह से जा सकती है, वो इसका आंसर दे गाड़ी को छेड़ेगा तो मैं नहीं दूंगा, कर दें, काइंडली कोऑपरेट करें हमारे साथ। इसमें कमी कैसे लाई जा सकती है? यहाँ पर हमारे सबसे पहले तो है कि वही वाली बात आ जाती है कि सबसे पहले औरत को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। अब नहीं है तो स्कूल्स लेवल पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस चीज की हमारे यहाँ पर एजुकेशन देनी चाहिए। ये भी सिलेबस में ये जो मैट्रिक लेवल पे या इंटर लेवल पे हमारे पंजाब की हद तक ये चीज है कि उसमें विमेन एम्पावरमेंट के नाम से एक चैप्टर है एंड पे पार्ट स्टडीज में, और उसमें बच्चियों को पढ़ाया जाता है कि उनके राइट्स क्या हैं। अगर कहीं पे किसी औरत पे वायलेंस हो रहा है तो वो गवर्नमेंट से हेल्प ले सकती है। और मतलब हर तरह से ये एक अच्छा स्टेप है, ठीक है ना। ये तो हमारे यहाँ पर सोसाइटी लेवल पे हो गया। अगर हम एक डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो यहाँ पर मर्द और औरत दोनों को मिलके काम करना होगा। मर्द जब तक, औरत फर्ज करें अपने हक के लिए लड़ती भी है, तो जब तक मर्द उसको हक देने पे तैयार नहीं होगा तो क्या होगा, वो दबा दी जाएगी। यहाँ पर पेरेंट्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं या फिर पार्टनर्स हैं, सबको मिल के काम करना होगा, सबको मिल के चलना होगा और अवेयरनेस होनी चाहिए।
और मर्द को अपने, जो अल्लाह ताला ने मर्द को एक फर्ज दिया है, अगर मेरे ख्याल में मर्द अपने फ्राइज पूरे करते रहे, औरत अपने फ्राइज पूरे करती रहे, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का कोई चांस नहीं रह जाता। और औरत को सबसे पहले एजुकेशन एंड देन अवेयरनेस लाजमी होनी चाहिए, स्कूल्स लेवल्स पे भी, ये पेरेंट्स लेवल पे भी, वो कॉन्फिडेंस लाजमी एक औरत के पास होना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा। काइंडली अपने माइक ऑफ कर दें, नहीं तो हम रिमूव कर देंगे। जी मैम। अच्छा, आपने अभी बताया हमें कि किस तरह से कमी लाई जा सकती है, आपने काफी अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। इसके साथ साथ हमें प्लीज थोड़ी सी समरी के साथ ब्रीफली हमें ये बताएं कि अगर किसी औरत के साथ मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का वाक्य को पेश आता है, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ औरत के साथ उसके हिसाब से बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस आसपास के लोगों पर उसका असर क्या पड़ता है? हाँ जी, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूं। वही अगेन ट्राइबल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पंजाब इस हिसाब से बचा हुआ है। ट्राइबल एरियाज में अगर आप चले जाएं, वहां पर एक बच्ची पर, या इवन के पंजाब में भी हर लेवल पे ये होता है, एक बच्ची पे जुल्म हुआ है, उसके साथ कोई भी उसके साथ ज्यादती की गई है, ठीक है, तो वो क्या है, वो चुप रहेगी, ठीक है, उसको चुप करवा दिया जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से। हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोग क्या कहेंगे। अब वो बच्ची सफर कर रही है, उसके सिबलिंग्स, उसके घर वाले भी सफर कर रहे हैं, ठीक है, वो मेंटली भी टॉर्चर हो रहे हैं, वो बाहर किसी से बात नहीं कर रहे हैं। और वो बच्ची, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची के घर वालों की तरफ बाद में आते हैं, अगर बच्ची की हद तक अगर हम आए, तो क्या है, सबसे पहले वो बच्ची डर जाएगी, वो किसी को कुछ बताएगी नहीं, वो बहू हो सकती है, वो बेटी हो सकती है, वो डर जाएगी, वो चुप रहेगी, अंदर घुट घुट के मरेगी, तो क्या होगा, वो एक स्लो पॉइजनिंग जिसको कहते हैं, इसका एंड डेथ पे होगा। ओके, अब उसके जो आगे आने वाले बच्चे हैं, वो बच्चों की भी वैसी ही परवरिश करेगी, एक डरी हुई सहमी हुई माँ एक अच्छी क्या जनरेशन दे सकेगी। और अगर वो हम इसको घर के अगर लेवल पे देखें, डोमेस्टिक लेवल यानी कि एक होम लेवल पे देखें, तो उसके अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, तो उसके भाई, उसके बाप, वो भी जिंदा मर जाते हैं, कोई बाहर जाके नहीं कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ पर सॉरी टू से पुलिस स्टेशन में या हमारी इवन के कोर्ट्स तक भी कांटेक्ट नहीं करते हैं, पता है, इंसाफ नहीं मिलना। या फिर अगर वो बात करेंगे, जिस तरह से वडेरों में होता है कि किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, घर वाले अगर जाके कहीं पुलिस स्टेशन वगैरह में गए, तो वो ऑलरेडी, वो जो पुलिस स्टेशन होते हैं या कुछ भी होता है, वो ऑलरेडी बिक चुके होते हैं। तो क्या होता है, उनके घर से मजीद उठा ली जाती हैं बच्चियां, तो उनके खौफ से वो डर बैठता है। जब डर बैठता है, ये खौफ होता है, तो फिर कभी भी वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, वहां पर पीस, वहां पर सुकून नहीं हो सकता, और इसी से प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती हैं। हेलो, अब हम आगे बढ़ेंगे मैम फरा के साथ। मैम, अब आप हमें ये बता दें कि हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के अगेंस्ट किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, या एक औरत किस तरीके से केस रिपोर्ट करवा सकती है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है, उसके लिए एक स्पेशल लॉ मौजूद है सिंध के अंदर, जिसमें स्पेशल मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। और वो जो कानून है वो काफी डिटेल के अंदर एक प्रोसीजर बताता है, जिसमें समरी प्रोसीजर भी है और कॉम्पनसेशन का भी प्रोसीजर है। उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी मिलते हैं। इलाके की पुलिस को जो है जुडिशल मैजिस्ट्रेट पाबंद करता है कि इमीडिएटली रेस्क्यू किया जाए ऐसे खातून को जो कि किसी ऐसे सिचुएशन के है अंदर है जहाँ पे कोई किसी भी किस्म का कोई अब्यूज हो रहा है, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो या इमोशनल अब्यूज हो या साइकोलॉजिकल अब्यूज हो। और अगर फाइनेंशियल अब्यूज होगा तो कोर्ट जो है वो एक मेंटेनेंस अलाउंस देती है कि जो खातून है या जो कंप्लेनेंट है उनको ये रेमेडीज प्रोवाइड की जाए। एक और चीज जो आई थिंक समझना बहुत जरूरी है, हम जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं तो हम ज्यादातर फोकस जो है वो खवातीन के ऊपर करते हैं। हम फोकस हम बेसिकली हम इस लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट या इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये सिर्फ खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है। और चूंकि ये एक इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा कॉमन है लोगों के दरमियान, तो उसकी वजह से इसको अक्सर इस तरह से समझा जाता है कि अच्छा, ये तो वो खवातीन हैं जो
बाहर निकलकर जो है अपने शौहरों के बारे में या अपने वालिदैन अपने वालिद के बारे में या अपने भाइयों के बारे में वो अदालत में ले गई हैं या उनके खिलाफ जो है उन्होंने केसेस फाइल कर दिए। तो चूंकि ये इंटरप्रिटेशन हमारी वन साइडेड इंटरप्रिटेशन है, उसकी वजह से अक्सर होता यह है कि सोसाइटी के अंदर इन कवानीन को अच्छे कवानीन के तौर पर नहीं समझा जाता, या इनको इस तरह से देखा जाता है कि ये सिर्फ वुमेन सेंट्रिक कवानीन है। तो ये एक जो मिसकॉन्सेप्शन है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और चूंकि हम लीगल फर्टर्निटी से हैं, हमारा ताल्लुक हम कोई सोशलिस्ट या कोई पॉलिटिकल लीडर्स या कोई ले पर्सन नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो या तो वकील हैं या वकालत पढ़ रहे हैं या आगे जाके वकील बनेंगे। तो हमारी जो सोच होनी चाहिए किसी भी कानून के हिसाब से, वो बहुत ज्यादा क्लियर इस बात पे होनी चाहिए कि राइट्स एंड ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कुछ आपके राइट्स हैं जिसके जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिन पे गारंटी आपको एक स्टेट एक गारंटी देता है कि जी आपको किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और उसके साथ कुछ ड्यूटीज हैं हम लोगों पर कि जी हम जो कवानीन है रियासत के बनाए हुए हम उनको फॉलो करेंगे। तो यानी कि ये एक दो तरफा ताल्लुक है रियासत के साथ किसी भी शख्स का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रियासत की तरफ से प्रोटेक्शन मिले या रियासत के कवानीन आपको प्रोटेक्शन दें, तो फिर आपको भी उसी तरह से एक्ट करने की जरूरत है कि किसी और के राइट्स को आप इन्फ्रिंज ना करें। तो ये जो एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हम काम भी नहीं करते और हम बात भी नहीं करते, वो कैरेक्टर बिल्डिंग है। तो जितने भी कवानीन पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं या जितने भी कवानीन अदालतों में प्रैक्टिस हो रहे हैं या जिसके ऊपर लिटिगेशन होती हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर्स उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते जब तक हर शख्स को जो स्टेक होल्डर है, फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू द जज इटसेल्फ, उनके दिमाग में ये चीज की क्लैरिटी नहीं हो कि एक राइट्स एंड ड्यूटीज का एक कॉन्सेप्ट है। अगर सिर्फ एक मैकेनिकल तरीके से एक कानून एक ऑर्डर आ जाए और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इलाका एसएचओ के पास चले जाएं और आप उसको कहें कि जी ये ऑर्डर है जुडिशल मैजिस्ट्रेट का, आपने इसको फॉलो करना है, तो वहां से एक नई जंग शुरू हो जाती है। क्योंकि जो एक हमारे यहाँ जो एक सोसाइटल बायस है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर, and I'm using the word particular gender because it's not only women but there are transgender people also who are subject to domestic abuse and violence to the greater extent। तो वहां पे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जो अपनी पर्सनल सिस्टमैटिक बायस है, बिकॉज ऑफ दैट इट रियली डजंट हेल्प। अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर भी है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको दोबारा से कोर्ट आना है। तो ये तो वो लोग कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ गोइंग टू कोर्ट हु हैव द मीन्स and money to actually file cases and engage lawyers and actually have the physical strength and stability to sort of decide that we would like to pursue this in the court of law. But there are hundreds and thousands of women who are living across the rural area who have no access to justice. There are no courts in the closest vicinity. They don't know any lawyers. They don't have the financial means or even the structural means to go and fight a case in the court of law. तो उसका जो नतीजा है वो ये निकलता है कि आप सिस्टमैटिकली एक एक अग्रीव पर्सन को या एक ऐसे शख्स को ये बताते हैं कि जी अगर आप कोर्ट आ सकते हैं तभी हम आपके राइट्स रिस्टोर करेंगे। और ये एक बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है जिसका एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट या इसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि हर वो शख्स जो अदालतों तक रसाई नहीं रख सकता या हर वो शख्स जिसकी थानों तक रसाई नहीं है या जिसके पास पैसे नहीं है वकील करने के, he doesn't have the same protection of law. So what I'm trying to say is that while we are talking about what are the legal remedies, I think we need to understand that what responsibilities the local stakeholders have while making sure that laws are implemented. ये डोमेस्टिक अब्यूज जब घरों में शुरू होती है और थानों तक पहुंचती है तो जो पहला जुमला सुना जाता है वो ये कि जी ये घर का मामला है, ये मियाँ बीवी के दरमियान का मामला है, आप इसको घर में सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा आपकी बच्ची घर से भागी क्यों? ये जो बड़े डिरोगेटरी किस्म के बड़े गलत अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं और हम भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सिर्फ पुलिस का मसला नहीं है, ये आपके नेबरहुड में लोग बोल रहे होंगे, मोहल्ले वालों को पता चलेगा वो इस किस्म की बातें कर रहे होंगे, अजीज व अकारिब दोस्त ये इसी तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये जो नेगेटिव कॉनोटेशन है ये हटाने की जरूरत है। और इसके अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग या इसके अंदर जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वो वहां से शुरू होगी जब हर शख्स को ये पता होगा कि भले इस बंदे के पास कोर्ट जाने के रिसोर्सेज हैं या नहीं है, लेकिन रियासत ने मैकेनिज्म इस तरह से क्रिएट किया हुआ है कि इसको इंसाफ मिल जाएगा। यानी जो लोकल थाना है वो इस तरह से काम करे कि उसकी अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से उसने एक्ट नहीं करना। जरूरी नहीं है कि एसएचओ के अपने पर्सनल बिलीव्स क्या हैं, वो औरतों के बारे में क्या राय रखते हैं या वो
मर्दों के बारे में क्या राय रखते हैं या उनकी इस बारे में क्या राय है कि डोमेस्टिक वायलेंस होती है या नहीं होती, इस राय को बालाए ताक रखते हुए आपने ये बात मेक श्योर करनी है कि अगर कानून कहता है कि डोमेस्टिक अब्यूज इज इलीगल, घर में किसी को मारना, जिस्मानी तौर पर तकलीफ देना, मेंटल टॉर्चर करना, फाइनेंशियल टॉर्चर करना, इमोशनल अब्यूज करना, अगर कानून कह रहा है कि वो इलीगल है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप उसके अंदर अपनी राय शामिल करके डिसाइड करें कि क्या आप इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ये जो प्रिविलेज ऑफ चॉइस हम लोगों ने दे दिया है इदारों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, स्टेक होल्डर्स को, ये प्रिविलेज ऑफ चॉइस खत्म करना बहुत जरूरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लीगल स्ट्रक्चर या जो लीगल मैकेनिज्म है वो इस चीज के बारे में बात नहीं करता। हमारे यहाँ कानून बहुत बने हुए हैं। हमारे पास अगर डोमेस्टिक वायलेंस का स्पेशल लॉ मौजूद नहीं भी होता तब भी पीपीसी इन तमाम चीजों को कवर करता था, क्योंकि पीपीसी में जो हर्ट के सेक्शन है वो ये नहीं कहते कि ये सेक्शन मियाँ बीवी पर अप्लाई नहीं होंगे, ये सेक्शन बाप बेटी पे अप्लाई नहीं होंगे, ये सेक्शन माँ बाप पर अप्लाई नहीं होंगे। जो सेक्शंस हैं वो जनरल हैं एंड दीज आर एप्लीकेबल टू एनी पर्सन, आइदर कोई भी उसका जेंडर हो, उसकी कोई भी आइडेंटिटी हो, उसका कोई भी रिलेशन या कनेक्शन हो, वो सेक्शंस एप्लीकेबल हैं। तो ऐसा स्पेशल लॉ बनाने की जरूरत नहीं थी। स्पेशल लॉ बनाया इसलिए गया क्योंकि रियासत को इस बात का कॉग्निजेंस लेना पड़ा कि जी ये मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लिहाजा हमें इसको एज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ लॉ ट्रीट करने की जरूरत है। और उन्होंने इस पर स्पेशल एनैक्टमेंट्स की और एक स्पेशल पूरा कोड बनाया, एक सिस्टम बनाया, एसएचओ को पाबंद किया कि जी भाई आपके पास नफरी होनी चाहिए, फीमेल स्टाफ होने चाहिए, आप घर के अंदर घुस के उस खातून को रेस्क्यू करें। कंप्लेंट फाइल करने के लिए अग्रीव पर्सन के आने की जरूरत नहीं है, एनी पर्सन कैन एक्चुअली फाइल अ कंप्लेंट हु हैज द नॉलेज दैट a woman is being subject to domestic abuse. But all of that is possible only when the society understands the necessity and importance of taking cognizance of such matters. हमने अक्सर देखा है, हम अपने घरों में भी देखते हैं, घरों में छोटे बच्चों को चाहे लड़का या हो या लड़की, पेरेंट्स बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, लेकिन एक प्रिवेलिंग ओपिनियन ये है कि हाँ माँ बाप तो मारते हैं और आपकी तरबियत के लिए मार रहे हैं। तरबियत के लिए मारना और बच्चे को फिजिकली टॉर्चर करना कि उसकी पूरी शख्सियत जाया हो जाए, इन दो चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमारे यहाँ जो कल्चरल बैगेज है जिसको हम लेके चले जा रहे हैं सदियों से, आई थिंक इट्स टाइम टू लीव दैट बैगेज असाइड एंड थिंक एज एन इंडिविजुअल फॉर एवरीवन। हर शख्स उस घर के अंदर जो एक घर में रहता है वो एक इनफरादी शख्सियत रखता है, वो एक इनफरादी हैसियत रखता है, और उस इनफरादी शख्सियत और उस इनफरादी हैसियत को रखते हुए he has the same constitutional rights and he has the same constitutional duties. It doesn't have to be religious in any way. इसमें religious aspect के ऊपर बात करने की जरूरत भी नहीं है, because पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, it is a diverse community. There are people living from Hindu community, there are people living from Christian community, there are people living from Sikh community, there are so many other religions living in Pakistan, and none of the religion actually talks about domestic violence, and that is why we have to go beyond that, and we have to understand that the law has to be applied equally irrespective of what religion, what sect you're following. So the laws that you're talking about, हमारे पास जो मैकेनिज्म मौजूद है, वो मैकेनिज्म के अलावा अगर आसपास के लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, तो ऐसी बहुत सी खवातीन जिनके पास एक्सेस टू जस्टिस नहीं है, हम उनके लिए भी रिलीफ के लिए लड़ सकते हैं। कि अगर आपको मालूम है आपके गिरदो नवाह में कोई ऐसी खातून है जिनके साथ में किस किस्म का अब्यूज हो रहा है, कोई ऐसे कोई मर्द हजरात है जिनके साथ इस किस्म का कोई अब्यूज हो रहा है, या अगर ऐसी कोई माँ है, बहन है, जो भी है, बच्चे हैं, उनके साथ इस किस्म का अब्यूज हो रहा है, और आपको लगता है कि आप उसको कोर्ट लेकर जा सकते हैं, आपके अंदर इतनी सकत है, या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो उसको कोर्ट लेके जा सकते हैं, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है पाकिस्तान का, वो आपको ये इजाजत देता है कि आप ये कर सकें। और उसके बाद उसका एक पूरा मैकेनिज्म है जो कानून के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसके ऊपर हमें मजीद बहस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज द रूल व्हिच इज प्रोवाइडेड अंडर द लॉ एंड यू हैव टू फॉलो इट। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि कोई अगर विक्टिम जाता भी है, कोई हेल्प सीक आउट करता है, जो मसले मसाइल के साथ पेश आते हैं, आपने उसके ऊपर जो डिस्कशन अभी की है, मैम अगर देखा जाए तो जब ये मसाइल तो पेश आ रहे हैं, क्या लीगल फ्रेमवर्क में इसकी कोई चेंजेस की जरूरत है? लीगल फ्रेमवर्क में बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। जो प्रोविजंस हैं कानून के, उनको आसान बनाने की जरूरत है, प्रोसीडिंग्स को रैपिड बनाने की जरूरत है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ट्रेनिंग की जरूरत है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की जरूरत है, खासतौर पर पुलिस अफसरान की जो जिम्मेदार हैं इस लॉ को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उनको ये बात समझाने की जरूरत है कि ये आपकी पसंद नापसंद के ऊपर
के ऊपर बेस नहीं करता कि आपने इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये कानून है और आपने इसके ऊपर काम करना है। तो इस किस्म की ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इस चीज को समझने की जरूरत है कि रियासत के अंदर हर डिपार्टमेंट का, हर इदारे का अपना एक रोल है, और वो उस रोल को पूरा करने का पाबंद है। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कि आपने वो रोल पूरा करना है, वो आपका ऑप्शन नहीं है। पुलिस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, कोर्ट्स की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, लॉयर्स की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो ये चीज हमें मिलके समझने की जरूरत है। तो आई थिंक सिर्फ कानून बनाने से मसले हल नहीं होते। मसले उस वक्त हल होते हैं जब रियासतों के अंदर जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने अपने जिम्मेदारियों का एहसास हो, और उनको इस बात का एहसास हो, या इस बात की उनको ट्रेनिंग दी जाए कि उनकी तरफ से अगर किसी भी किस्म का नेग्लिजेंट या केयरलेस बिहेवियर आएगा तो उसके जो रिpercussions हैं वो उनके ऊपर नहीं आएंगे, बट उन लोगों के ऊपर आएंगे जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्टेक होल्डर नहीं हूँ, आप स्टेक होल्डर नहीं है, पुलिस वाले स्टेक होल्डर है। तो अगर कल को कोई नुकसान होता है तो मैं और आप सिर्फ शोर ही मचा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी स्टेक होल्डर्स की होने की जरूरत है। सो हमें आई थिंक एक्ट के अंदर एज सच कुछ चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, बट येस देर इज अ लॉट of training that is required. There is a lot of accountability that is required. There is a lot of mechanism that we have to make sure कि हम वो बनाएं ताकि स्मूथली ये कवानीन पे अमल दरामद किया जा सके। मैडम, जैसे कि अभी हमने बात की एक्शंस के ऊपर। जब हम एक्शंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट आता है एविडेंसेस का। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से एविडेंसेस होने जरूरी हैं? लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर अगर फिजिकल वायलेंस है तो फिजिकल वायलेंस के लिए तो आपके पास एक एमएलओ का एग्जामिनेशन होना जरूरी है। मेडिको लीगल ऑफिसर उन जिस्मानी चोटों को एग्जामिन करके अपना एक ओपिनियन देता है, उसकी जरूरत है। अगर फाइनेंशियल अब्यूज है तो ऑब्वियसली उसके लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस होंगे कि फाइनेंशियल अब्यूजेस दो तरह के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर है वो अपने ही पार्टनर की वेल्थ को ले ले या उसके ऊपर कब्जा कर ले, या उसको किसी भी किस्म का फाइनेंशियल सपोर्ट ना दे। तो इस तरह के दो तरह के एविडेंस हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बीवी कमाती है और हस्बैंड उसकी पूरी कमाई ले लेता है और उसको पैसे नहीं देता, तो देन एविडेंस शुड बी दैट वो अब यहाँ जॉब करती है, उसका ये सैलरी है, एंड देन शी अर्न्स एवरीथिंग एंड शी इज मेंटेनिंग द हाउस एंड शी डजंट गेट एनीथिंग। यू हैव टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एंड इफ शी इज डिपेंडेंट completely on her husband's salary or on the salary or earnings of their parents, तो उस सिचुएशन में if their parents are not maintaining them, then the circumstantial evidence could be of that nature. So it depends really कि आपका केस क्या है जिसके लिए आपको एविडेंस की रिक्वायरमेंट हो। देखें, एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है completely on the domestic violence act, and you can use circumstantial ocular account and expert evidence to show कि abuse हुई है या नहीं हुई। लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो एक समरी प्रोसीडिंग है जिसके अंदर आपको एविडेंस लीड करने की एज सच जरूरत नहीं है। आपको अगर सिर्फ डर या खौफ है और आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो वो प्रोटेक्शन आपको कोर्ट समरी तरीके से दे देगी। और अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो उसमें मेंटेनेंस अलाउंस भी दे दिया जाएगा, एंड देन द कोर्ट विल आस्क देम टू फाइल रेलेवेंट सूट बिफोर द कॉम्पिटेंट फैमिली जुरिसडिक्शन की अगर उन्होंने शादी रखनी है या नहीं रखनी, दैट इज सेपरेट। लेकिन एविडेंस का एज सच क्राइटेरिया कानून ने नहीं बताया हुआ। तो एनी पीस ऑफ एविडेंस दैट कुड एक्चुअली हेल्प यू प्रूव योर केस, दैट वुड बी गुड टू ब्रेक। थैंक यू मैडम। अब हम आगे बढ़ते हैं मिस नोरियन की तरफ। मिस, आप हमें ये बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कमी लाने के लिए एक आम आदमी क्या किरदार अदा करता है? मैम नोरियन? हेलो जी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कमी लाने के लिए एक आम आदमी क्या किरदार अदा करता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट एनजीओज के साथ जो मैंने काम किया है तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, वो यही उनके साथ प्रॉब्लम हो रही होती है कि बात आगे ना बढ़े। मैम फरहान ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी एक इंसान तक नहीं होती है। अब वो चाहते हैं कि हम कोर्ट तक भी ना जाएं,
ठीक है, बहुत सी औरतें हमारे पास ये आती हैं कि कोर्ट तक भी नहीं जाना चाहते कि हस्बैंड या पेरेंट्स या भाई जो भी सिबलिंग्स हैं वो कहेंगे कि अच्छा हमारी औरतें हमें कोर्ट्स तक ले गई हैं, और फिर आगे अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरह से हमारे वकील हजरात आगे से क्वेश्चनिंग करते हैं, मतलब फीमेल के पास ही जाया जाता है, मेल है कि अच्छा कोई ना कोई वजह तो होगी, किस वजह से, यानी पुलिस स्टेशन से भी नहीं, तो हर जगह से ये जो डरते हैं, ठीक है, ये जो डर है, ये डर और खौफ खत्म होना चाहिए। और एक आम आदमी की अगर बात की जाए तो हम हमारे पास जो औरतें आती हैं उनको सबसे पहले हम, क्योंकि हम खुद भी औरतें हैं, हमें पता है कि हमारे बाहर का जो माहौल है वो किस किस्म का है और ये औरत को सपोर्ट नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर में एक औरत को स्ट्रांग होना पड़ेगा, एक खुद अपने लिए लड़ने के लिए, ठीक है। अब अगर साथ में अगर घर में कोई ना कोई तो सपोर्टिंग होता है, ठीक है ना, कोई भी सिबलिंग्स में कोई भी सपोर्टिंग होता है, जो भी सपोर्टिंग रोल है, अब उसके साथ मिलके उसकी हेल्प से आप अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर वो हस्बैंड है, अगर वो वायलेंस कर रहा है तो फिर पीछे से बैक सपोर्ट लेनी चाहिए। हमारे क्या होती है कि बाप को नहीं बताना चाहिए, भाई को भी नहीं बताना, किसी मामू को नहीं बताना, वो कहेंगे अच्छा इसके घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। जब तक बताएंगे नहीं, जब तक बात बाहर नहीं निकलेगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और आम आदमी अगर मेरे घर में कोई वायलेंस हो रहा है, इसका सबसे माइनर के मेरे साथ घर में कोई मुझे चीखो पुकार की आवाज आ रही है, तो वो नॉक कर दें दरवाजा, ठीक है, बेल दे दें, क्या है वो थोड़ा सा टाइम के लिए वो आएंगे, थोड़ा सा इंटरेक्ट होंगे, तो मे बी उस तरह से जो लड़ाई एक चल रही है, जो चीज चल रही है उसमें कमी हो, या कम से कम अपने घर जाके देखा, उनके घर जाके देखा जरूर जाए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। या मेरे घर में किसी औरत पे कोई वायलेंस हो रहा है तो 1043 पे कॉल करें, हमारे यहाँ पर बहुत से सेंटर्स हैं पंजाब में, तो वहां पर कॉल करके उनको बताया जाए कि यहाँ पर कोई वायलेंस हो रहा है, वो आते हैं आगे, टीम जो रेस्क्यू करती है, या फिर हम क्या करते हैं, हम खुद से, यानी हमारे पास कोई विक्टिम्स आती हैं, जो भी अफेक्टीज आती हैं, हम पुलिस से कांटेक्ट करते हैं या हम आगे कांटेक्ट करवा देते हैं। तो आम आदमी का ये जरूर है कि हमारे जो पंजाब के सेंटर हैं वहां पर कॉल करें और कॉल करके आगे कांटेक्ट करवा दें, ठीक है, या किसी रेलिवेंट इंसान को बता दें, या खुद से अगर कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकता, एक औरत है दूसरी औरत की सपोर्ट में जाके, उसमें कॉन्फिडेंस अवेयरनेस लाजमी होनी चाहिए। तो आम आदमी से अगर हम सोसाइटी में देखें, सच हमारा यहाँ पर है नहीं, अगर हम देखें तो एजुकेशनल एंड अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम इज द बेसिक की। तो आम आदमी के इससे ज्यादा आई थिंक कुछ शायद मैं भी कोई कर सकता हूँ। जी। हम अब मैम फराह की तरफ फिर से आते हैं। मैम अभी फॉर सपोज कोई गया है विक्टिम, उसने कोर्ट में अप्रोच किया है, तो एक लेडी है जो अभी डर रही है कि वो जाएगी तो घर से निकाली जाएगी, तो इसके लिए एक प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2013 में सिंध के, रेजिडेंशियल प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। मैम फराह, आई गेस मैम फराह डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो हम मैम नौरीन की तरफ ही वापस आएंगे। मैम यही सेम सवाल आपसे है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक प्रोविजन है रेजिडेंशियल ऑर्डर्स, तो इसको काइंडली एक्सप्लेन करें। मैं अ, अ, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ऑडिबल नहीं है। मैम नौरीन, आप हमें ये बताएं कि अवेयरनेस स्प्रेड करनी है
तो हम किस तरह से कर सकते हैं? थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू डिफरेंट NGOs, जैसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं। तो इसमें आप एज एन सोशल एक्टिविस्ट आप इस नजरिए किस तरह से देखती हैं? नो मैम, आप ऑडिबल नहीं है। तो हम इस मीटिंग को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि अभी जो मैम फरा हैं वो भी डिस्कनेक्ट हो गई हैं और मैम नौरीन की थोड़ी ऑडियो में इशू है, तो काइंडली थोड़ा सा वेट कर लें आप सब। Hello, hello. Am I audible? जी जी मैम। ओके जी मैम, सॉरी थोड़ा वॉइस इशू था। जी मैम। मैम मैं दोबारा से रिपीट करूं? जी जी प्लीज। लोगों में किस तरह से हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस? इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है? Education institute, as per I said, के Mother's Lab is the first educational institute of a child. एक माँ जो है ना, एक जिस माँ की गोद में जो बच्ची है, जिसका ब्रॉटअप हो रहा है, उसमें वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। उसको बताया जाए, बेशक वो माँ को वो हक मिले हैं या नहीं मिले, लेकिन एक बेटी को, माँ को अवेयरनेस दी जाए कि तुम्हारी गोद में जो बच्ची है उसके क्या राइट्स हैं, क्या अल्लाह ताला ने उसको हक दिए हैं और कौन से राइट्स हैं जिसपे उसको बोलने का हक है और मांगने का हक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक माँ ही, देखिए जिसे कहते हैं ना, जब एक कच्ची मिट्टी होती है, ठीक है, उसको जब भी शेप दी जाए, जो भी शेप दी जाए, वो उस शेप में आ जाती है। तो सबसे पहले तो पहली दर्स का जो है वो माँ की तरबियत होती है। माँ को ही चाहिए कि अपनी बच्ची को इतना कॉन्फिडेंस, इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो विक्टिम, वो अफेक्ट ही ना बने मर्द के इस मुआशरे में। सेकेंडली टीचर्स पे आती है बात। सेकेंडली जिसे कहते हैं कि टीचर्स आर द सेकेंड पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड। हम जो टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स को चाहिए कि बच्चे की तरबियत, उसकी एजुकेशन इस तरह से की जाए, स्पेशली बच्चियों की। अगर बच्चे हैं तो उनमें ये अवेयरनेस डाली जाए कि जो तुम्हारी बहनें हैं वो तुम्हारी इज्जत अगर है, लेकिन तुम लोगों की ड्यूटीज भी हैं, ठीक है, ड्यूटीज भी हैं। औरतों को प्रोटेक्ट करना है, उनको हेल्प आउट करना है, ना कि उनको मतलब टॉर्चर करना है या उनको अपने से कम, उनकी सेल्फ स्टीम लो नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को चाहिए और बच्चियों को वो इस तरह से टीच करें कि उनका जो हक है, जो उनके राइट्स हैं, वो अपने राइट्स के लिए बोल सकें। वो उनमें वो कॉन्फिडेंस हो के मेन डोमिनेंट सोसाइटी में किस तरह से उनको मूव करना है। सेकेंडली इसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स हैं, अगर फर्ज करें एक बच्ची है या एक औरत है, एक वाइफ है, बेटी है, वो कोई भी किसी भी रिश्ते में औरत हो सकती है, वो अगर अपने घर को सपोर्ट करने के लिए अगर वो बाहर निकल रही है, तो बाहर भी हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वुमेन हेरेसमेंट बहुत ज्यादा आम है, ठीक है। अब अगर उसमें वो कॉन्फिडेंस होगा, अगर वो उसमें वो कॉन्फिडेंस होगा, तो वो अपने हक के लिए लड़ सकती है, बाहर जाकर अपने हक के लिए बोल सकती है। किसी में इतनी जरूरत नहीं होगी कि उसको अफेक्ट कर सके। लेकिन अगर वो घर की सताई हुई है, घर से ही वो इतना अफेक्ट हुई हुई है, तो वो बाहर जाके क्या अपना बेस्ट देगी? वो अपने बच्चों को भी, ऐसी एक माँ है, उसके बच्चों को भी प्रॉब्लम है, उसके घर में भी प्रॉब्लम होगी, वो बाहर भी प्रॉब्लम होगी, और यही लोग ही मिलकर हमारी एक सोसाइटी बनती है, और फिर सोसाइटी भी ऐसी ही होगी। मुझे उनका ऐसे नाम याद नहीं आ रहा, तो उनकी कहावत ही, वो कहते हैं कि मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छा मुआशरा दे दूंगा। मैं यहाँ पे कहती हूँ एक कॉन्फिडेंट एक माँ होगी तो वो मुआशरा भी होगा। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये इम्बेलेंस ऑफ पावर, मर्द
डोमिनेंट है, मर्द के हक ज्यादा है, नो प्रॉब्लम कि वो कमा रहा है, वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बाप हो सकता है, वो भाई हो सकता है, और बच्ची जो है उसको सारी की सारी उसकी जिम्मेदारियां याद करवाई जाती हैं। ठीक है, अब वो बच्ची माँ बनती है, माँ आगे जाके इसी तरह से जनरेशन, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, इसी साइकिल में ही बच्चियां कभी भी अवेयरनेस उनमें आ ही नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक बच्ची थी, बल्कि बहुत सी ऐसी बच्चियां होती हैं जो कहती हैं हमारी बात भी आगे ना शेयर करें, मैं उनका करती हूँ। हमारे बस में मैं एक बच्ची थी, बस में मैं सफर कर रही थी, तो मेरे साथ वो बस होस्ट जो होती है, बस होस्ट बैठी हुई थी, और वो एक मर्द था, वो बार बार कह रहा था पानी लेके आओ, मेरे लिए पानी लेके आओ, और उसने 2 दफा पानी दिया, तीसरी दफा उसकी बात नहीं सुनी, तो उसने उसको बहुत अब्यूज किया। तो वो मेरे साथ आके बैठ गई, चुप करके बैठ गई। मैंने कहा तुमने उसको वापस जवाब क्यों नहीं पलट के दिया? कहती मैं क्या कहूँ? मैंने कहा क्यों नहीं कहूँ? कहती मैं कहूंगी मुझे जॉब से निकाल देंगे। मैंने कहा 1 दफा बोलो, 2 दफा बोलो, तुम यहाँ पर अपना रिस्क हलाल कमा रही हो, किसी की इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें अब्यूज करे। तुम उसको कहो कि मेरा 1 दफा देने का फर्ज था, ठीक है, इसके बाद मेरी ये ड्यूटी नहीं है, मैं सेकेंड टाइम भी आई हूँ, मैं थर्ड टाइम आप उसको शट अप कॉल दो। तो बच्चियों को पता होना चाहिए, औरत को पता होना चाहिए कि अपने बाप के सामने, वो अल्लाह ताला जैसे फरमाते हैं ना कि जहाँ पे शिर्क है तो वहां पे अपने माँ बाप की भी अतात ना करो, फॉलो ना करो, ओबे ना करो। सेम इसी तरह से जहाँ पे और बच्ची का हक खाया जा रहा है, जहाँ पे बच्ची का, औरत का हक खाया जा रहा है, तो अपने पेरेंट्स हैं, वो हस्बैंड है, उनको ओबे करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और यहाँ पर हमारे आजकल बहुत ज्यादा बात चली हुई है कि बच्चियों में हमारे पास ज्यादा जो आती हैं ना औरतें या बच्चियां आती हैं, वो कहती हैं कि जनाब बच्ची घर से भाग गई। ठीक है, मेरे पास एक औरत आई है, वो कहती है कि बच्ची मेरी चली गई है, और मैंने कहा वो जहाँ चाहती थी वहां पे शादी क्यों नहीं की? कहती वो हमारी इज्जत का मामला था जी, इज्जत का मामला था। मैंने कहा तुम लोगों ने क्या देखा कि वो लोग कैसे हैं, अच्छे हैं? कहती नहीं, बहुत अच्छे थे, हर हिसाब से अच्छे थे। अब बेटी चली भी गई है, उसकी शादी भी हो गई है, वो अपने घर खुश है, लेकिन हम उसको डिवोर्स करवा के वापस लेके आना चाहते हैं कि ये हमारी इज्जत का मसला है। तो ये जो हमारी इज्जत के मसले बने हुए हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जब शादी होने लगी है, तो ऊपर से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत अली से हजरत फातिमा का रिश्ता कर दीजिए। ठीक है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हजरत अली पसंद है। अब अल्लाह का फरमान है, नबी की इसमें पसंद है, फिर भी जाते हैं हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं कि क्या आप राजी हैं इस रिश्ते में? क्या है औरत की, यहाँ पर क्या है, औरत की प्रायोरिटी, औरत का मुकाम, कि औरत के राइट्स क्या हैं। तो हमारी बच्चियों से यहाँ पे पूछा नहीं जाता कि उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। माँ बाप उसके लिए जो मर्जी चुने, जैसा मर्जी चुने, वहां पर उसको कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस करने होते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के, ये कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होने चाहिए। सबसे पहले तो रोल प्ले करेंगे पेरेंट्स, ठीक है, उसके बाद फिर जो भाई हैं, वो भाई भी, कि वो कहते हैं ना कि भाई दूसरा बाप होता है। तो यहाँ पर क्या है, भाई बहनों को वैसे तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन जब जायदाद में हिस्सा लिया जाता है तो फिर वो बहनें दुश्मन बन जाती हैं। ठीक है, बहनों के साथ वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, और अगर वो जमीनें दे दें तो फिर तो ठीक है, फिर वो भाई हैं, अदरवाइज नहीं है। भाई हैं या कोई भी किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स को, देन आई थिंक पार्टनर्स को। अल्लाह ताला ने इनको बेटर हाफ बनाया है, एक दूसरे के जो भी खामियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उनको ढांकने के लिए। जब एक शौहर दूसरों के सामने अपनी बीवी को बेइज्जत करेगा तो वो कहाँ से उसमें कॉन्फिडेंस आएगा? जब वो टोटली उस पर डिपेंडेंट है, उसको हर चीज के लिए तरसा रहा है, उसमें कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? तो ये लो जो सेल्फ स्टीम है, ये जो इज्जत नफ्स की कमी है, यही प्रॉब्लम बनेगी। उसको ये नहीं पता कि आगे जो मेरी नस्ल इसकी गोद में पल रही है, उसमें भी यही स्लो पॉइजनिंग हो रही है। और फिर एक आम आदमी अगर हम ले लें, मुआशरे का आम आदमी है, कि एक इंसान ऐसा है, फर्ज करें, तो साथ वो अपनी सोसाइटी में, अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स में नेचर का पता चल जाता है, उसको आहिस्ता 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 समझाया जाए, वो स्लोली मोल्ड किया जाए कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हम ग्रेजुअली इस चीज को बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं। जी जी मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, इसके अभी एक औरत फैसला करती है, जैसे कि एक आम औरत,
हम वर्किंग वुमेन के लिए शायद इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि जाके कोई रेमेडी लेना, जाके अपने लिए हाथ पैर चलाना इस मामले में। लेकिन जब एक आम औरत घर से निकलती है तो उसको क्रिटिसिज्म पेश आता है, आगे बहुत ज़्यादा उसको मुश्किलात पेश आती हैं। तो उस आम औरत के लिए सेफ एनवायरनमेंट किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है? मैम इस जवाब के साथ ही फिर उसके बाद लारे भी कंक्लूड कर देंगी ये सेशन। जी मैम। जी, एक आम औरत जो है ना उसको मतलब एक वर्किंग वुमेन, अगर हम ओवरऑल यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना ओवरऑल की, तो हमारी यहाँ पर औरत पिसी हुई है, ठीक है ना। वर्किंग वुमेन्स में तो कॉन्फिडेंस भी होता है, वो तो बाहर जाएंगी भी बैठ उठ के, अपना मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। एक हाउस वाइफ जो है या आम औरत है, जब वो बाहर भी निकलती है, वो लाइक फर्ज करें कि मार्केट जा रही है, वो किसी भी जगह पे जा रही है, ठीक है, तो वहां पर वो वही वाली बात, अगेन वही वाली बात यहाँ पर है कि अगर उसमें कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आगे से जो देख रहा है या उसको हरासा कर रहा है, हैरेसमेंट का जो भी प्रॉब्लम है, तो वो उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको शट अप कॉल दे सकती है, ठीक है। और ये मर्द जो है ना, ये शिकारी होते हैं, इनफैक्ट ये देख लेते हैं कि कौन सी औरत हमें शट अप कॉल दे सकती है, कौन सी नहीं दे सकती। लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम हर जगह पे औरत के लिए प्रॉब्लम बनती है। सेफ इन्वायरमेंट ऐसा ही है कि अगर एक मर्द ये सोचे, बाहर आप ये आम डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर निकल के बात हो रही है, अगर ये मर्द ये सोच ले कि अगर मैं किसी की बहन बेटी की तरफ नजर नहीं उठाऊंगा, उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, तो मेरे घर की औरतों के साथ भी नहीं होगा। स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, अपने आप से स्टार्ट करें, खुद को ठीक करना अगर शुरू करें, तो आगे से आगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेकेंडली, हमारी गवर्नमेंट अगर इस किस्म के बना तो दिए हैं, वो जैसे मैम फरा ने कहा कि रूल्स तो बन गए हैं, कानून बनने से नहीं, कानून की इम्प्लीमेंटेशन से ये चेंज आएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन से चेंज आएगा। जैसे ये अफगानिस्तान में एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, तो वो 4 या 5 लोग थे आई थिंक, तो उनको विद इन 4 आवर्स उनको अरेस्ट किया गया और उनको वहां पर चौक पे फांसी दी गई और ट्रेनों पे उनकी लाशें लटका के गली गली उनको फिराया गया, और ये हुक्म था, उनका ऑर्डर किया गया कि ये लाशों को कोई उतारेगा नहीं। और वहीं पे कौवों ने उनको खाया और चीलों ने खाया, और सबने उनका ये अंजाम देखा। इसका रिजल्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या आया कि वहां पर दोबारा किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई, या हुई तो बहुत कम हो गई। तो ऐसे यहाँ पर हमारे क्या होता है कि जो जिसका कसूर होता है, ठीक है, उसको तो कुछ कहा नहीं जाता। हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है कि हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन है या हमारे कोर्ट्स ले लें, इंसाफ सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों के लिए है, पावर वालों के लिए है। जब ये बैलेंस आएगा ना, ये जस्ट विमेन एंड मेन एंड विमेन पावर इम्बैलेंस की बात नहीं है, ये अपर क्लास लोअर क्लास की मिडिल क्लास की भी बात है। जब ये इम्बैलेंस, ये जो हमारे डिफरेंस आ रहा है ना सोसाइटी में, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर एक औरत आराम से बाहर निकल सकती है, उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर एक औरत बाहर निकलती है, छोटे से बच्चा है छोटे से को, उसको भी साथ ले जाके खुद को सेफ फील करती है कि हाँ अब मैं सेफ हूँ, भी वो छोटा सा बच्चा है। लेकिन हमारे यहाँ पर औरतों का ब्रॉटअप ऐसे किया जाता है, बेटियों का ब्रॉटअप ऐसे किया जाता है कि वो उस छोटे से बच्चे के साथ भी सेफ फील कर रही है। क्या कि उसमें वही कॉन्फिडेंस नहीं है, लो कॉन्फिडेंस है। तो हमारी गवर्नमेंट भी अगर मिले, ठीक है, औरत खुद भी अपने आप को बदलना चाहे, पेरेंट्स भी, पार्टनर्स भी सबके साथ मिले, और ये जो कानून है बने हैं ये फोर्सफुली इम्प्लीमेंट हो, तो ही यहाँ पर चेंज हो सकता है। अदरवाइज जैसे चल रहा है वैसे चलता जाएगा। हम आ जाए हैं, बात करेंगे, बात करते जाएंगे, औरतें आती हैं यहाँ पर, वो यहाँ पे शेल्टर हाउस हम भेजते हैं, फिर वहां से भी उनको प्रॉब्लम्स, 100 किस्म की प्रॉब्लम्स सुनने में आती हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। जब शेल्टर्स, और उनसे जाके बात करो कि ये शेल्टर हाउस हमने आप लोगों पे मतलब एक ट्रस्ट किया था, आप लोगों के पास भेजा था, ये वो कहते हैं वो कहाँ से आई है, अपने घर से भाग के आई हैं, अपने घर से जान छुड़ा के आई है ना, किन से, अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से। जब उनका घर सेफ नहीं है तो बाहर की दुनिया कहाँ सेफ होगी। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना कि औरत किधर जाए। तो ये सबके साथ
सिबलिंग्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, ये पेरेंट्स हो गए, हमारी गवर्नमेंट होगी, और सबसे बढ़ के पहले औरत खुद, ये मिलके अगर काम करें तो हमारी सोसाइटी में ये चेंज हो सकता है, सेफ हो सकती है, और अल्लाह करे वो वक्त आए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बस अब हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले मैं आप सब लोगों की बहुत ओके, थैंक यू मैम। स्पेशली थैंक्स टू आवर पैनलिस्ट मैडम फराह खान, यूसुफ जई, मैडम नौरीन एंड सर मुशर्रफ, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट। ओके, अल्लाह हाफिज।